हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने पढ़ लिया था संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, ये पढ़ लेते पढ़ने। अब पढ़ेंगे आज अपन क्रियापद परिचय। अगला टॉपिक अपना क्रियापद परिचय। क्रियापद परिचय पढ़ने के लिए किन 5 पॉइंटों की आवश्यकता होती है? एक तो है क्रिया का प्रकार, दूसरा काल, तीसरा लिंग, चौथा वचन और 5वां पॉइंट है कर्ता से संबंध। ये 5 पॉइंट अपने को समझने होंगे। जब ये 5 पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो क्रिया का पद परिचय आराम से समझ में आ जाएगा। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्रिया का प्रकार, कि क्रिया कौन से प्रकार की है। तो आज की इस वीडियो में अपन क्रिया के प्रकारों को अध्ययन करेंगे। इसको आप समझें। क्रिया के जो प्रकार हैं वो है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। ये 3 प्रकार से क्रिया के भेद होते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं आप भली प्रकार जानते ही हो कि वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या? वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। करना कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है। एक तो ये कार्य करना हो गया, और कार्य का होना हवा चलती है कि कार्य हो रहा है, ये कर रहे हैं, कार्य ही हो रहा है। तो वाक्य में किसी कार्य करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और यहाँ चलना क्रिया है। और क्रिया का निर्माण कैसे होता है? धातु में ना प्रत्यय के योग से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल में क्या हो गया? ना का जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये चलना। इसी प्रकार से इसीलिए हर क्रिया के साथ ना लगा होता है। आना जाना, खेलना, उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, पढ़ाना, पीटना, पिटना, सबके साथ ना लगा होता है कि ना योग से क्रिया का निर्माण होता है। चलो वो सामान्य बात है। अब इसके जो भेद है, प्रकार है, वो ये 3 हैं। कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। इनको भली प्रकार समझना अपने को। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पढ़ने पर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें कर्म होता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। और इसका पहचानने के 2 तरीके अपने पास है। वो तरीके आप समझ लें कि इस क्रिया के साथ क्या लगाओ या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब आ रहा है अपने पास, उस प्रश्न का जवाब आ रहा है अपने पास, तो अगर क्या का जवाब आता है तो वो कर्म होता है, और अगर कौन का जवाब आता है तो वो कर्ता होता है। ध्यान समझना, क्रिया के साथ अपन अगर प्रश्न लगाएंगे और प्रश्न का जवाब हमारे पास क्या में आ रहा है
तो वो जो क्या में आ रहा है वो कर्म होता है और कौन में जो आ रहा है वो कर्ता होता है। मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ। राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो ये आम क्या है? इसमें कर्म है। कौन खाता है? राम खाता है, ये इसमें कर्ता है। एक तो तरीका अपना ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कर्ता कारक के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है और कर्म कारक के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ तो ने का और कर्म के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग होता है। तो हम इसमें लगा के देख सकते हैं कि राम ने आम को खाया, तो मतलब ये कर्ता है और ये कर्म है। और क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? यहाँ पर खाता है क्रिया पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो क्रिया होती है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। हालांकि सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, तो वो आपको उससे मतलब नहीं है, वो बहुत डीपली है, वो उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो इसमें नहीं आता। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए, जैसे वह खेलती है, इस वाक्य में खेलना क्रिया और वह करता है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये ऐसी क्रिया क्या होती है? वो अकर्मक क्रिया होती है। तो ये क्या का जवाब इसमें नहीं आ रहा, क्या खेलती है नहीं पता, लेकिन कौन खेलती है? वह खेलती है। तो कौन का जवाब आता है तो क्या होता है? कर्ता होता है, और क्या का जवाब इसमें आ ही नहीं रहा, इसलिए इसमें क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसे भी देखो, सकर्मक, स यानी साथ, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है वो सकर्मक है। एन नहीं, जिस वाक्य में क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जब कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो वाक्य में कर्म होता है उसे कहते हैं अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया के दो भेद हो गए अपने, मुख्य रूप से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर क्रिया के कई भेद होते हैं, उनमें से जो मुख्य मैं पढ़ रहा हूं आपको। पहली है मुख्य क्रिया। जिस वाक्य में मुख्य कार्य करना ही होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे राधा आई, तो यहाँ आई जो है वो मुख्य क्रिया है। श्याम गया, तो इसमें गया मुख्य क्रिया है। जब वाक्य में मुख्य कार्य करना होना पाया जाता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, ये मुख्य क्रिया है। लेकिन मुख्य क्रिया के साथ और भी क्रिया होती है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब ये और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी आपके। दूसरी है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कौन सी है? ये तो सहायक क्रिया की राधा आई थी, हमने थी लगा दिया। श्याम गया है, ये है लगा दिया, तो ये थी और जो है ये सहायक क्रिया है। इनमें मुख्य क्रिया कौन सी हो गई? आई यानी आना, गई यानी जाना। तो ये तो हो गई मुख्य क्रिया, और इनके साथ जो इनकी सहायता कर रही है, काल का बोध करा रही है, इसको ये भी कहते हैं कि काल का बोध कराने वाली क्रिया को अपन सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसकी ये हो गई सहायक क्रिया। तीसरी है इसकी जो क्रियाओं में आती है वो होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में या यूँ कहे कि दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो अपने को परिभाषा याद नहीं करनी है, अपने को तो पहचान आना चाहिए। मतलब जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे ये देखो संयुक्त क्रिया, ध्यान दें, जैसे वह पढ़ लिया करती है। इस वाक्य में पढ़ना, लेना, करना और होना चार क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है। 1 2 3 4, ये चारों क्रियाएं मिलकर के क्या हो जाती है? आपकी संयुक्त क्रिया हो जाती है। और इस वाक्य में भी पढ़ना ये है, ये तो है मुख्य क्रिया है, इसमें सहायक क्रिया है,
और अगर सबको मिला लिया जाए, पढ़ लिया करता है, लिया जो है वो उसमें क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। तो ये मुख्य क्रिया क्या कर रही है, संयुक्त क्रिया क्या हो गई, इन सबको पढ़ने मिला दिया तो ये क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य करना होना पाया जाए, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, और संयुक्त क्रिया जिसमें दो से अधिक क्रिया होती है, एक या एक से अधिक क्रिया होती है, जो पढ़ लिया करती है, तो सबको मिला दिया जाए तो ये कैसी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है मुख्य, उनमें से ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। खुद तो काम करता नहीं है, कर्ता कभी खुद काम नहीं करता है, और किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाए या किसी को कह करके अपना कार्य करवाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम ने श्याम से पुस्तक मंगवाई, तो यह मंगवाई जो है वो क्या, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कि राम ने श्याम से क्या कहा, पुस्तक मंगवाने के लिए कहा। दूसरा देखो, जैसे इसमें एक उदाहरण देख लो, और सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और इसकी पहचान ये होती है जिसके लास्ट में वाई है, वाई है आते हैं, वाई, वाया। देखिए ये क्या है, वाई, और जिसके वाए हैं, जिसके लास्ट में क्या है, वाई या वाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे भेद है, वो अपने को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पर इसमें काम करने के लिए, तो उनको न पढ़ करके अपन ने जो मुख्य क्रिया थी वो पढ़ ली, अपन ने सारी क्रियाएं जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ ली। और फिर भी अगर कोई उदाहरण आएगा बीच में तो अपन उसको एक्सप्लेन कर लेंगे आराम से, उसकी आप चिंता न करें। अब देखिए काल के आधार पर जो क्रिया है वो होती है 3 प्रकार की। पहली क्रिया भूतकालिक क्रिया, दूसरी क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया, तीसरा है भविष्यत कालिक क्रिया। जिस क्रिया से बीते समय का बोध हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलता था, इसमें ये भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया वह, या फिर राम पढ़ता है, इसमें वर्तमान कालिक क्रिया है। और भविष्य कालिक क्रिया में जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य का पता हो या आने वाले समय का पता हो उसे कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया। जैसे सीमा खेलेगी, तो यहाँ पर ये क्रिया कैसी हो गई, भविष्यकालिक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से पढ़ने क्रिया के जो भेद हैं उनको पढ़ने भली प्रकार से समझ लिया है। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए हमने, पहली सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो या फिर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान हमने बता दिया आपको कि क्या का जवाब आए तो क्या का जवाब आता होता है कर्म, और कौन का जवाब आता होता है कर्ता। जैसे राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो आम कर्म हो गया, और कौन खाता है, राम खाता है, तो राम कर्ता हो गया। दूसरा तरीका हमने इसका ये बताया आपको कि कर्ता के साथ ने लगा होता है और कर्म के साथ को लगा होता है। तो राम ने आम को खाया, तो ये राम तो कर्ता हो गया और आम इसमें कर्म हो गया। अकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे वह खेलती है, इसमें कर्म है ही नहीं। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, ये क्रिया तो है लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। कौन उदय होता है, सूर्य, ये कर्ता हो गया इसमें और ये क्रिया हो गई, ये तो इसका विस्तार है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। पेड़ से पत्ता गिरता है,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता नहीं, कौन गिरता है, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता गिर रहा है, ये तो माध्यम हो गया। तो यहाँ पर ये करता है और ये क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे कहते हैं अपन अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर मैंने मुख्य क्रिया बताई, इसके अलावा भी कृदंत क्रिया, नामदत्त क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, ये बहुत सारी क्रिया होती हैं जिनकी अपने को आवश्यकता अभी नहीं पड़ रही। अगर पड़ेगी तो अपन आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर से। तो अब हम इन क्रियाओं का पद परिचय पढ़ते हैं।